और प्रीजुडाइज वर्सेस एटीट्यूड ये क्या होता है? ठीक है, प्रीजुडाइज इज नथिंग बट द नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड को हम क्या कहते हैं? प्रीजुडाइज कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल हम समझ लेते हैं, और एग्जांपल समझेंगे तो ज्यादा से अच्छे से अंडरस्टैंड ये हो जाएगा व्हाट इज प्रीजुडाइज। ठीक है, तो प्रीजुडाइज देखो क्या होता है। जैसे एटीट्यूड होता है ना, एटीट्यूड के अंदर हम देखते हैं कि तीन कंपोनेंट होते हैं, एक तो बिलीफ, एक इमोशन और एक एक्शन, जिससे कि हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं एटीट्यूड को, है ना, जिसको अपन बिहेवियरल कंपोनेंट बोलते हैं। बिहेवियर, राइट, बिलीफ और इमोशंस। जनरली प्रीजुडाइज का मतलब होता है नेगेटिव एटीट्यूड। क्या बोला बच्चों में? नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड मतलब ऐसा एटीट्यूड जिसमें ये तीनों चीज तो होंगे, पर इसका जो बिलीफ जो होगा ना, बिलीफ, वो एक तरह से इर्रेशनल बिलीफ के ऊपर आपने एटीट्यूड बना लिया। इर्रेशनल बिलीफ, ओवर जनरलाइज्ड बिलीफ, जनरलाइज्ड बिलीफ, इलॉजिकल बिलीव, अनरीजनेबल बिलीव। ऐसा बिलीव जो है ना, उसके ऊपर आपने अपना एटीट्यूड बना लिया, तो ऐसे एटीट्यूड को हम प्रीजुडाइज बोलेंगे। प्रीजुडाइज इज नेगेटिव एटीट्यूड। ऐसे बिलीव से कोई एटीट्यूड बनेगा तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा। क्या मैं बोला? मैं ऐसे बोला कि जैसे एटीट्यूड के अंदर तीन कंपोनेंट रहते हैं, राइट, वैसे ही प्रीजुडाइज के अंदर भी तीन कंपोनेंट रहते हैं। प्रीजुडाइज का जो बिलीव होता है ना, जो बिलीव प्रीजुडाइज का बिलीव होता है, वो होता है ओवर जनरलाइज्ड। इसको अब अपन समझेंगे। इर्रेशनल, इर्रेशनल, इलॉजिकल, अनरीजनेबल, और ऐसे बिलीव को हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइपिंग करना मतलब क्या होता है कि ऐसा बिलीफ सिस्टम जब आप लेकर चलते हैं और उससे जो आपका एटीट्यूड बनता है, ठीक है, तो उसको अपन प्रीजुडाइज बोलते हैं एटीट्यूड को, और ऐसा बिलीफ सिस्टम को स्टीरियोटाइप बोलते हैं। अब ओवर जनरलाइज का मतलब अपन समझते हैं, व्हाट वी मीन बाय द ओवर जनरलाइज। ठीक है, ओवर जनरलाइज का मतलब क्या है? मान लो कि आप कहीं गए, राइट, मान लो आप पुणे शहर में गए, पुणे के अंदर आप गए, राइट, पुणे में एक आदमी आपको मिला, आपसे पहले बहुत फ्रेंडली फ्रेंडली हुआ, आप भी उससे बहुत अच्छे फ्रेंडशिप में आ गए, और थोड़ी देर बाद उसने आपको धोखा दे दिया। आपने कहा यार कैसा आदमी है, पहले तो बड़ा सही लग रहा था, अब धोखा दे दिया। फिर दूसरे आदमी से मिला, आपने सोचा कि दूसरा आदमी जो है, यस नेहा, वांट टू आस्क समथिंग नेहा। सर स्टीरियोटाइप तो मतलब वो भी होता है ना, जैसे कि पुराने ख्यालात के ऐसा कुछ। अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स, है ना। ओके ओके। हम्म। ओके। ये देखो, फिर आप दूसरे आदमी से मिले, दूसरे आदमी से मिले तो दूसरा आदमी भी आपको ऐसे अच्छा फ्रेंड्स बना, आपका अच्छा फ्रेंड बना। आपने सोचा यार ये सही होगा, शायद हो सकता है पहले वाला गलत हो गया हो, है ना, सबको एक जैसे, ये दूसरा आदमी भी गलत हो गया, दूसरा आदमी भी धोखा दिया। अब आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई, आप दो आदमी से मिले और आपने कहा पुणे वाले तो सारे ही क्या होते हैं, सारे ही धोखेबाज होते हैं। ये ओवर जनरलाइज्ड हो गया। ओवर जनरलाइज मतलब कि ये एक तरह से ओवर जनरलाइज हो गया कि दो जने से मिले और सबको आपने जनरलाइज कर दिया। ये इस तरह का बिलीव जो आपने बना लिया कि पुणे वाले तो सारे ही क्या है, पुणे में वाले तो सारे ही धोखेबाज हैं, ये जो आपने बिलीव बना लिया, दैट इज योर स्टीरियोटाइप। ये आपका स्टीरियोटाइप है, और स्टीरियोटाइप के कारण आपका जो एटीट्यूड बनेगा, दैट इज नोन एज प्रीजुडाइज। अब आपका एक एटीट्यूड बन गया, पुणे वाले को देखकर ही आप भाग ले रहे, पुणे वाले को देख के ही आपको लग रहा है कौन कहाँ पुणे से हो, अच्छा अच्छा ठीक है यार बैठो, ठीक है, आप निकल गए कहीं और। बात समझ में आई? तो स्टीरियोटाइप के अंदर पहला जो वर्ड यूज करा था हमने, ओवर जनरलाइज्ड का मतलब समझ में आ गया, व्हाट इज ओवर जनरलाइज्ड, है ना। दूसरा जो वर्ड है दैट इज इरेशनल। इरेशनल, इरेशनल ये है कि मान लीजिए, जैसे इरेशनल का अपन देखते हैं कि मान लीजिए एक आदमी है, वो सोच रहा है, उसने एक बिलीफ सिस्टम बना रखा है। क्या बिलीफ सिस्टम बना रखा है? अरे यार लड़कियां है ना इमोशनल होती हैं, गर्ल्स आर वेरी इमोशनल, गर्ल्स जो है इमोशनल होती हैं, तो उनको तो इमोशनल वाले काम ही करने चाहिए। ये हार्ड काम होता है ना कि बाहर जाके जॉब करना, ठीक है, बाहर जाके जॉब करना, दैट इज द मेंस वर्क, वो आदमी का काम है। ये इमोशनल है, इनको क्या है, इमोशनल है तो इनके अंदर इमोशन अच्छे हैं, तो बच्चों को संभाले, हमारे पेरेंट्स की देखभाल करे एक तरह से, ठीक है, देखभाल करने केयरिंग वाला जो एटीट्यूड है इनके अंदर होता है। ये इमोशनल होती हैं, इनके अंदर, इनसे बाहर, दे आर नॉट रेशनल, ये रेशनल नहीं होती, इनसे कोई रेशनलिटी वाले काम नहीं होंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं काम, इनको घर में रखते हैं। क्या ये ठीक है? क्या क्या ये जो व्यू है वो रेशनल है? क्या नहीं है, दिस इज नॉट रेशनल व्यू, है ना।
आप देखेंगे बहुत सारी पोजीशंस पे गर्ल्स भी हैं जो कि सीईओ की पोजीशन पर है और उन्होंने पूरे बिजनेस को खड़ा कर दिया। तो ये जो बिलीफ सिस्टम बनाया ना अपन ने, इसको बोल रहे हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप। अब नेहा को खुद का आंसर खुद ही मिलेगा, धीरे धीरे देखना थोड़ी देर बाद। इसको अपन स्टीरियोटाइप बोल रहे हैं कि लड़कियां तो इमोशनल होती हैं, इनको घर के काम ही करने चाहिए, इनको अपना बाहर जॉब वॉब और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, इनसे संभलेगा नहीं जॉब, इनमें बुद्धि नहीं है, ऐसा जो बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, दैट इज नोन एज स्टीरियोटाइप। और इसके कारण एक आदमी का एटीट्यूड ऐसा बन गया कि मान लीजिए वो इंटरव्यू पैनल में बैठा है, लड़की आई, उसने कहा कि इसको रिजेक्ट करो, शी इज नॉट कैपेबल। तो वो जो एटीट्यूड है दैट इज नोन एज प्रेजुडाइज, क्योंकि वो उस बिलीफ सिस्टम पे बना हुआ एटीट्यूड है, दैट इज नोन एज प्रेजुडाइज, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम जो है इरेशनल है। कुछ लॉजिक है इसके अंदर, कुछ लॉजिक नहीं है। जैसे मैं बोल दूं कि भाई दो आदमी यहां पर बैठे थे, अच्छे से बात कर रहे थे, बिल्कुल अच्छे से बात कर रहे थे, कोई इनके अंदर दिक्कत नहीं थी। एक अपर कास्ट का था, एक लोअर कास्ट का था। अपर कास्ट को जब तक इसके बारे में पता नहीं था तब तक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, यार आप तो बहुत ही अच्छा आदमी लग रहे हो, बहुत ही मतलब वेल मैनर्ड आदमी लग रहे हो, क्या बात है, मेरे को तो ऐसे लोग पसंद है। कहाँ के रहने वाले हो? बोले इस फलाना सिटी का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां पे तो यार एक मोहल्ला है। बोले हाँ उसी मोहल्ले में तो मैं रहता हूँ। ओह, एकदम से इसके सारे एक्सप्रेशन बदल गए। एकदम से इसने कहा अरे ये तो बहुत खराब आदमी, किससे बात करने लग गया मैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका एक इरेशनल बिलीव है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, इरेशनल है, इलॉजिकल बिलीव है। क्या बिलीव है? इलॉजिकल इरेशनल बिलीव कि लोअर कास्ट वाले जो होते हैं वो सारे के सारे लोग ही क्या होते हैं? पॉल्यूटेड लोग होते हैं। ये सारे के सारे लोग ही, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता। ये सारे के सारे लोग ही अगर हम कहें चोरी करते हैं, राइट, इस तरह के लोग होते हैं ये। इन्होंने एक तरह से अपना एटीट्यूड बना रखा है, एक तरह से वो जो नेगेटिव एटीट्यूड बना, ये जो इन्होंने करा ना अभी, एकदम से अपने एक्सप्रेशन इनके हवाइयां उड़ गई और भाई किससे बात कर लो। ये जो है, ये जो एटीट्यूड है दैट इज नोन एज प्रेजुडाइज। और ये प्रेजुडाइज किस पे बिलीव कर, किस बिलीव पर है ये? इस बिलीव पर है कि अपर कास्ट इज हैविंग द सुपीरियरिटी और लोअर कास्ट डू नॉट हैव द, लोअर कास्ट इज इंफीरियर। ये जो इलॉजिकल बिलीव है इसको हम स्टीरियोटाइप कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? इलॉजिकल का मतलब इरेशनल का, जिसमें कोई रैशनलिटी नहीं, कोई रीजन नहीं है ना भाई, कोई रीजन अनरीजनेबल है। तो हम नेहा से बोली थी कि सर स्टीरियोटाइप का मतलब तो वो होता है ना जो दक्यानुसी ख्याल वाले होते हैं। तो देखो हमने जो भी एग्जांपल दिया उसमें आपने देखा, जैसे अपर कास्ट वाला एग्जांपल दिया अपन ने, लोअर कास्ट वाला, यहाँ पे दक्यानुसी दिख गया। हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला एग्जांपल दिया, यहाँ पर दक्यानुसी दिख गया। मतलब जो भी बिलीफ सिस्टम अगर इरेशनल होगा तो वो दक्यानुसी होगा ना, लॉजिकली नहीं है जब दक्यानुसी बोलेंगे उसको। इज दिस क्लियर नेहा? यस सर। तो यहां पर हम इस तरह से समझे बच्चों, है ना, कि एटीट्यूड मतलब जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो एक तरह से क्या है, उसको हम प्रीजुडाइज बोल रहे हैं। नेगेटिव एटीट्यूड इज इक्वल्स टू प्रीजुडाइज, और दैट प्रीजुडाइज इज फॉर्म्ड बाय द रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। रॉन्ग बिलीफ सिस्टम मतलब इलॉजिकल, इरेशनल, अनरीजनेबल। ठीक है, इस तरह का बिलीफ सिस्टम जिसको हम प्यार से बोलते हैं स्टीरियोटाइप, जिसको हम प्रेम से क्या बोलते हैं? हम प्रेम से बोलते हैं स्टीरियोटाइप। ऐसा इलॉजिकल बिलीफ सिस्टम जो होता है दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज प्रीजुडाइज। तो दो, दैट इज नोन एज स्टीरियोटाइप। तो दोज एटीट्यूड दैट आर फॉर्म ऑन द स्टीरियोटाइप, देन इट विल लीड्स टुवर्ड्स द, देन इट इज नोन एज प्रीजुडाइज, उसको प्रीजुडाइज हम कहते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है? तो अब देखो कोई भी स्टीरियोटाइप वाले से आपका एटीट्यूड बन रहा है, स्टीरियोटाइप वाला कोई भी बिलीफ सिस्टम आपके दिमाग के अंदर चल रहा है, तो बताओ इमोशन पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएंगे? इमोशन नेगेटिव आएंगे। इमोशन क्या आएंगे? हेट के आएंगे, है ना, नेगेटिव इमोशन आएंगे, हेट के आएंगे, हेट वाले इमोशंस आएंगे। अब ये तो देखो आप अपनी सराउंडिंग्स में देख ही रहे हो, अगर आप लड़की हो तो आपके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा है ना, सराउंडिंग में देख ही रहे हो। फिर आपका तो यार बड़े दकियानुसी ख्यालवात वाले हो, तो मतलब बड़े स्टीरियोटाइप बिलीफ सिस्टम है तुम्हारे अंदर, बहुत ही प्रिजुडाइज्ड हो यार आप तो। प्रिजुडाइज्ड मतलब कि उसके कारण जो आपका एटीट्यूड बना है उस बिलीफ सिस्टम के कारण, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के कारण, और उसके कारण इमोशन क्या होगा? नेगेटिव आएगा, हेट का इमोशन आएगा, किसी को हर्ट करने का इमोशन आएगा। यस नेहा वांट टू से समथिंग? यस प्लीज नेहा। सर एक तरह से प्रेजुडाइज तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि हमने पहले से ही जज करके रख रखा है कि ये चीज ऐसी ही होगी। हाँ क्या ये तो ये वो वाला स्टेटमेंट जो ठीक है? एटीट्यूड बनाया ना आपने, वो हम्म। क्यों जज हम्म। करके रख रखा है? कैसे बना हुआ एटीट्यूड? एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से बनाना नहीं? हाँ, हाँ 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 जी। वो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से बना हुआ एटीट्यूड जिसके अंदर हमने पहले से ये मान कर रख रखा है कि आदमी खराब ही होगा, तो उसके लिए एक बिलीफ सिस्टम तो होना चाहिए। उस बिलीव को स्टीरियोटाइप बोल रहे हैं, और वो जो एटीट्यूड हमने बना के रख रखा है जैसे आप बोल रहे हो उसको प्रीजुडाइज बोल रहे हैं। ओके।
ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ओके। कि देखो इथिक्स जो है ना, इथिक्स तो आप पढ़ चुके हो पहले से अपनी लाइफ के अंदर, इट इज जस्ट योर प्रैक्टिकल लाइफ, उसको हम टेक्निकल वर्ड में लिख रहे हैं। आप प्रिजुडाइज का मतलब पहले से जानते थे, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं सर टेक्निकल लैंग्वेज में? ये देखो, प्रिजुडाइसेस आर नेगेटिव एटीट्यूड्स दैट डेवलप ड्यू टू एन इरेशनल, इलॉजिकल एंड अनरीजनेबल बिलीफ सिस्टम, ब्रैकेट में लिखो स्टीरियोटाइप। These negative attitudes generally lead to discrimination and disharmony in the society. सोसाइटी में डिसहार्मनी और डिस्क्रिमिनेशन किसके कारण आएगा? प्रिजुडाइज के कारण। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्रिजुडाइज का मतलब अपन को समझ में आया। तो प्रिजुडाइज जो होगा मींस टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम इंफीरियर, और हमेशा एक ही पर्टिकुलर वे के अंदर सोचना, दूसरा वे ही नहीं देखना। मैं हम एक तरह से बस एक ही अपना ही तरीका, कुएं के मेंढक बन के रह गए, दूसरा चीज को रेस्पेक्ट ही नहीं करनी। कोई बोले अरे भाई इधर आ, एक बात बता, तू बोलता है कि विमेन्स आर नॉट रेशनल, है ना, वो देख फलाना विमेन तो रेशनल है, वो बोलेगा अरे नहीं नहीं मेरे को सुननी नहीं तुम्हारी बात, तुम ऐसे बोलते रहते हो, वो तो ऐसे हो गई, वो कोई रेशनल थोड़ी ना है। बोले उसने, भाई तू तो कुछ नहीं कर रहा, उसने पूरा बिजनेस संभाल रखा है। बोले अरे वो ऐसे है, ऐसे ही संभाल रखा है, उसने कोई बिजनेस नहीं संभाल रखा, वो ऐसे बोल, ऐसे ऐसे कर, मतलब बात ही नहीं माननी दूसरी वाली। When we think that only one particular way is the best and the right way to do the things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. अब कोई है, कोई रिलीजन है, ठीक है, अब देखो इसमें कैसे होता है ये समझना। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप एक और एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल देखो। ये ना एक एलिफेंट है, और ये आपको 6 आदमी दिख रहे हैं, इसको आप लिखोगे ना 6 ब्लाइंड मैन स्टोरी। ये सब जनरलाइज स्टोरी है, बस ये भी लिख दोगे ना तो सामने वाला समझ जाएगा। जैन फिलोसफी के अंदर ये स्टोरी को बोलते हैं, कॉन्सेप्ट है एकांतवाद को समझाने के लिए, और जिस जातक कथा है ना वैसी एक कहानी है। ये 6 के 6 आदमी है ना, अंधे हैं, दे डू नॉट हैव द आईज, उनकी आंखें नहीं है उनके पास, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, इनके सामने एक हाथी आ जाता है। अब ये हाथी का देखो, इसने सूंड पकड़ रखा है, ठीक है, इसने हाथी का दांत पकड़ रखा है, इसने हाथी का कान पकड़ रखा है, इसने हाथी का पेट पकड़ रखा है, स्टमक पे लगा रखा है, इसने हाथी की पूंछ पकड़ रखी, ठीक है, और इसने क्या कर रखा है, इसने हाथी का एक तरह से पैर पकड़ रखा है। अब ये आदमी कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, दिस ऑब्जेक्ट इज व्हाट, दिस ऑब्जेक्ट इज ए रोप। देख किसी को नहीं रहा, ये बोल रहा है अरे तू पगला गया क्या, ये रोप नहीं है, दिस इज वॉल। बोले अरे यार तुम सब पागल हो क्या, ये तो पिलर है। ये बोल रहा है अरे भाई ये तो पंखा है, इसने कान पकड़ लिया, कान वो जैसे पंखे जैसे होता है ना वैसे, इसने बोला ये तो पंखा है भाई, दिस इज फैन। और हर आदमी अपनी तरह से इंटरप्रेट करने लग गया उसको, और ये बोल रहा है अरे तुमको समझ में नहीं आता कि ये रोप है। बोल रहे अरे नहीं नहीं ये वॉल है, तेरे को समझ में नहीं आता कि ये आपस में लड़ लिए। क्योंकि ये सिर्फ अपना ही व्यू पॉइंट ले रहे हैं, दूसरे का व्यू पॉइंट ले ही नहीं रहे। ऐसे ही हम भी लोग जो होते हैं सोसाइटी में अंधे हो जाते हैं कि हमारी कास्ट वाला ही अच्छा है, हमारे रिलीजन वाला ही अच्छा है, हमारा रिलीजन ही सुप्रीम है। उस रिलीजन के बारे में तो सुनना ही नहीं, उसके बारे में तो क्रिटिसाइज करना है, उस दूसरे व्यू पॉइंट को तो हमको देखना ही नहीं है। और इससे क्या होगा, आपस में दोनों सब अपना माथा फोड़ लेंगे लड़ाई कर करके। समझ में आ रहा है? तो जब हम क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब एक तरह से अपना बिलीव को मान रहे हैं, और वो बिलीव कोई लॉजिकल बिलीव नहीं है, वो बिलीव सही नहीं है, इस केस के अंदर सही नहीं है। समझ रहा है? सभी गलत है और सभी लड़ रहे हैं। अब आप ये देखो, एक आदमी है हिंदू, एक आदमी है मुस्लिम। वो हिंदू वाला लेकर बैठा है माई रिलीजन इज द बेस्ट, मुस्लिम वाला कह रहा है माई रिलीजन इज द बेस्ट। अब दूसरा व्यू पॉइंट सुनना ही नहीं है, आपस में क्या होगा, फिर वर्सेज आ जाएगा, सोसाइटी कैसे हो जाएगी, डिसहार्मनी क्रिएट हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। जैसे पुराने आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो हिस्ट्री के अंदर शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स, हिंदू रिलीजन के अंदर भी शिव को जो मानते थे उनको शैवाइट्स बोलते थे, और विष्णु को जो मानते हैं वो विष्णवाइट्स बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे अपने रिलीजन को लेकर, आपस में बहुत लड़ते थे। तो ये जो हार्मनी, जो डिसहार्मनी बन रही है सोसाइटी, अब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप कहाँ कहाँ नहीं लिख सकते, ऐसे राइटिंग में आराम से लिख सकते हैं। ड्यू टू दिस थिंग सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन आ गए हैं, सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा डिसहार्मनी आ गई, सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन आ गया है, लोग आपस के अंदर बात नहीं करते हैं। और यही चीज तो आपको क्या करना है, एक सिविल सर्वेंट क्या करेगा जाकर वहां, कि सोसाइटी के अंदर सीमेंटिंग करेगा, लोगों पास में आओ यार, क्या लड़ाई वड़ाई कर रहे हो, पास में आओ, बात करो आराम से, एक दूसरे से क्या करो, इंटरेक्ट करो। पर नहीं, आजकल आप देख रहे हैं बहुत गलत
अगर आप देखेंगे तो चीजें हो रही हैं सिस्टम के अंदर, साफ साफ दिख रहा है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो बट इसके, हाँ, आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसके अंदर बहुत सारा अगर आपको देखेंगे तो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी सोर्सेज को यूज करता हुआ पढ़ा रहा हूँ। कैन बी से द स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप इज नेवर गुड। ठीक है, कैसे गुड कैसे हो सकता है? स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है? रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। रॉन्ग बिलीफ सिस्टम इज ऑलवेज नॉट राइट। जो इलॉजिकल बिलीफ सिस्टम अगर मानकर बैठे, हाउ इट कैन बी करेक्ट? जब तक एक्शन में नहीं आया, नहीं बुद्धि में भी आए तो भी इलॉजिकल तो कोई चीज है नहीं। जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, देखो मैं एनसीईआरटीज भी यूज कर रहा हूँ, इसके सब कुछ आपको इग्नू के नोट्स भी यूज करा जा रहे हैं। ठीक है, जो बुकलेट्स होती हैं यूपीएससी के, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं उनके मैगजीन्स के अंदर भी अच्छी अच्छी चीजें, मतलब आपको कहीं पर भी एक जगह इतना सारा कंटेंट नहीं मिलेगा, है ना, बहुत वे में। और मेरा दिमाग हमेशा ऐसा चलता है, भाई तुमको इथिक्स नहीं पढ़ाना, तुम्हें पेपर क्लियर करवाना है। ठीक है, पेपर क्लियर करवाना है तो इथिक्स तो पढ़ा ही रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और पढ़ाई जाएंगी, राइट? क्योंकि आपको पता है मैंने ऑलमोस्ट सारी एनसीईआरटीज पढ़ा रखी है, कहीं ना कहीं से आप देख ही ले, तो अभी इस चैनल अधिष्ठाना इस पे भी पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, और उसके अलावा आपको पता है सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ा रखे हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं जिन्होंने ज्योग्राफी से लेकर इकोनॉमिक्स से लेकर हिस्ट्री से लेकर सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, राइट? तो मुझे पता है कि कहाँ पर क्या चीज यूज हो सकती है। जो पर्सन इथिक्स ही पढ़ाया हुआ है तो उसको इथिक्स का ही ज्ञान होगा। ठीक है, वो सोच के नहीं देखेगा कि यार पेपर वन में कैसे लिंक हो जाएगा, सोसाइटी में कैसे आ जाएगा, ये सब चीजें। तो आप जो पढ़ रहे हैं ना, आप हमेशा ये सोचते हुए पढ़े, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सोचते पढ़े कि आप मल्टी डायमेंशनल में चीजें पढ़ रहे हैं, और उससे आपकी बहुत सारी डायमेंशन कवर हो रही है। जब तक आप अपने दिमाग में नहीं लाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, तब तक उसको पेपर में भी नहीं उतार पाएंगे। ठीक है, तो देखो एक कॉमन स्टीरियोटाइप है, ये एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक है, अबाउट सम मुस्लिम्स इज दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एजुकेटिंग गर्ल। अब ये स्टीरियोटाइप बोल रहे हैं यहाँ पर, मतलब रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि भाई वो अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, राइट? हाउएवर स्टडीज हैव नाउ शोन दैट पॉवर्टी अमंग द, कि वो पढ़ाना नहीं चाहते ऐसा नहीं है, वो गरीब हैं, पॉवर्टी बहुत है। ठीक है, मुस्लिम्स के अंदर, इस कारण से वो क्या कर रहे हैं, इस कारण से वो नहीं पढ़ा पा रहे। ठीक है, हाउ स्टडीज हैव नाउ शोन दैट पॉवर्टी अमंग द मुस्लिम इज एन इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई मुस्लिम गर्ल्स डू नॉट अटेंड स्कूल्स और ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल्स आफ्टर a few years। समझ में आ रहा है? whenever efforts has been made to reach the education to the poor, then the Muslim community has shown an interest in sending their girls to the स्कूल। ठीक है, जब एफर्ट्स इस तरह से होते हैं कि एजुकेशन पुअर तक पहुंचाओ, तो मुस्लिम्स वाले जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज नॉट मच, ज्यादा दूर नहीं है। देयर इज ए गुड गवर्नमेंट बस सर्विसेज दैट हेल्प्स टीचर्स रीच स्कूल्स इन द रूरल एरियाज एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर वीमेन। तो ये सारे फैक्टर्स, उनके जो फियर एंजाइटी वाले फैक्टर्स है वो सारे हट गए। दीज फैक्टर्स हैव हेल्प चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअरर फैमिलीज इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स अटेंड द स्कूल इन द लार्ज नंबर। तो ये स्टीरियोटाइप बनाना कि भाई है ना, समझ में आ रहा है? ये स्टीरियोटाइप बनाना कि विमेंस की मैथ ठीक नहीं होती, मैथमेटिक्स उनको अच्छे से नहीं आती है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मैथ्स अच्छे से नहीं आती। ये एक स्टीरियोटाइप है, एक बिलीफ सिस्टम है। इसके ऊपर तुम फिर कुछ करने लग जाओ, डिस्क्रिमिनेट करने लग जाओ कि यार इसको तो नहीं लेना, इसकी मैथ्स अच्छी नहीं होगी, यहाँ तो मैथ्स का ज्यादा काम आता है, राइट? इस तरह से करने लग जाओ तो उसको फिर अपन प्रेजुडाइज बोलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल, अब ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, इफ वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इंपॉर्टेंट, वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेज नेगेटिवली। आप ऐसे सोचो, इंग्लिश ही बहुत, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जस्ट द मीडियम। मैं आपसे जरूर थोड़ा ना इंग्लिश में बात करूं तभी आपको समझ में आएगा, मैं आपसे हिंदी में बात करूं, या फिर मान लो कोई भी भाषा, क्या है? भाषा एक तरह से माध्यम है अपनी बात को तुम तक पहुंचाना। अब वो इंग्लिश हो, इंग्लिश से समझ में आए, इंग्लिश हिंदी से समझ, पर आप ये कह दो कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी गुड लैंग्वेज, आपके दिमाग में ये है बेस्ट लैंग्वेज है। इंग्लिश जो बोल देगा ना वो तो बहुत पढ़ा लिखा है। तो आप देखते नहीं हो, जिन्होंने कभी अपने जमाने में इंग्लिश नहीं बोली होती है, एयरपोर्ट पे आकर उनकी इंग्लिश से निकलती है बाहर। ठीक है ना, बच्चे से इंग्लिश में बात करने लग जाती है एकदम से। वो दिखती है ना कि भाई हमको इंग्लिश बोलेंगे तो हमको ऐसा लगेगा दूसरे को कि कितने प्रॉस्परस फैमिली से आई है। तो जहां पर भी उनको ऐसा सिस्टम दिखता है जहाँ पे थोड़े अमीर अमीर लोग होते हैं, तो वहां पे इंग्लिश में बोलने लग जाती है ना। बेबी डू नॉट रन। अब बेबी परेशान कि मम्मी आज तक तो बोली नहीं, ये मेरी मम्मी कौन है, ये ऐसे कैसे बोल रही है यार, एकदम से बेबी बेबी कैसे करने लग गई है? तो है ना, ये तो भाई ये तो गांव की भाषा में बात करती थी, एकदम से इसको क्या हो गया? तो जितनी इंग्लिश आती है वो एयरपोर्ट पे निकाल देती है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये सेट है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है दैट इज द बेस्ट लैंग्वेज, उसको बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि वी आर रिच। और जब हमारे ऐसा होता है हमारे सिस्टम के अंदर, तो क्या होता है इस तरह से, व्हाइट्समैन बर्डन नहीं, व्हाइट्समैन बर्डन इज अनदर थिंग आमिर, है ना, व्हाइट्समैन बर्डन इज अनदर थिंग। हाँ, हम उसको सटायर के वे में लिख सकते हैं, सटायर के वे में कह सकते हैं व्हाइट्समैन बर्डन। व्हाइट्समैन बर्डन इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। व्हाइट्समैन बर्डन का मतलब क्या है, 2 मिनट में बता देता हूँ। व्हाइट्समैन बर्डन का मतलब यह है कि अंग्रेज जो लोग थे ना,
वो अपने आप को सुपीरियर रेस मानते थे, ठीक है, दे बिलीव दैट दे आर सुपीरियर रेस, ठीक है। तो वो क्या कहते थे, वो कहते थे हम है ना इनको गुलाम बनाकर इसलिए रख रहे हैं, ये एशियंस को गुलाम बनाकर इसलिए रख रहे हैं, अफ्रीकन को गुलाम बनाकर कॉलोनी बनाकर इसलिए रख रहे हैं, क्योंकि हम इनको अदब सिखाना चाहते हैं, हम इनको सिविलाइज करना चाहते हैं। दे डू नॉट नो हाउ टू यूज द रिसोर्सेज। हम चाहते हैं कि ये लोग अच्छे से सिविलाइज लोग हों। तो हमारे ऊपर, क्योंकि हम सुपीरियर रेस हैं, इसलिए हमारे ऊपर एक बर्डन है, दैट इज नोन एज व्हाइट्समैन बर्डन। तो हम चाहते हैं कि ये लोग जो है वो सुपीरियर रहे, ये लोग सुपीरियर बने, इसलिए हम क्या करें, हमारी रेस के इक्विवेलेंट बने, इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, हम इनको कॉलोनाइज करके एक तरह से इनको अदब सिखा रहे हैं, सिविलाइजेशन सिखा रहे हैं कि सिविलाइज क्या होती है। ये बोलते थे कि ये हमारे ऊपर बर्डन है, क्योंकि हम व्हाइट मैन है, क्योंकि हम सुपीरियर रेस के हैं, तो ये व्हाइट्समैन बर्डन है। और इस चीज को हमारी साइकोलॉजी के अंदर इतनी घुसी हुई है ना ये चीज, कि हमको गोरे आदमी बहुत पसंद है, ठीक है। शादी करनी है तो गोरी लड़की से करनी है, शादी करनी है तो गोरे लड़के से करनी है। हमने साइकोलॉजी में अपने इतने बिठा रखा है, क्यों? क्योंकि हम 200 साल जो हमने हमको रूल करके गए ना, वो करके गए अंग्रेज। समझ में आ रहा है? इसलिए फेयर एंड लवली इतना चलती है हमारे इधर, राइट। इसलिए हर कोई गोरा होने की कोशिश करता है, क्योंकि हमने अपने आप को सप्रेस करा है उनके सामने। हम उनको भगवान मान के बैठे थे, हमको लगता था यार ये तो खुदा का बंदा ही हो सकता है, ठीक है, पूरी व्हाइट स्किन और इस तरह से बोलता है, और ये चलने का स्टाइल देखो इसका, ये सब चीजें। तो हमारी साइकोलॉजी में आज भी वो चीज बैठी हुई है ना। व्हाइट्समैन बर्डन इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, दैट वाज द थ्योरी दैट इज प्रोपाउंडेड बाय द इंग्लिश मैन्स, ठीक है, दैट व्हाइट रेस जो है वो सुपीरियर होती है, और इस संसार के अंदर उसके ऊपर एक बर्डन है, उसके ऊपर एक बोझ है व्हाइट रेस के ऊपर, कि जो भी एशियन रेस है, जो भी अफ्रीकन रेस है, इन लोगों को क्या करें, इन लोगों को क्या करें हम, एक तरह से एक तरह से इनको सिविलाइज करें। दे आर नॉट सिविलाइज्ड पर्सन, तो वी हैव टू सिविलाइज देम। और ये भी एक तरह से क्या है, स्टीरियोटाइप है, ये जो बिलीफ सिस्टम स्टीरियोटाइप है, और ये जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कॉलोनाइजेशन और इज्म, दैट इज प्रेजुडाइज, ठीक है। तो ये देखो, एज ए रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल्स हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन द इंग्लिश, ठीक है। तो इसी तरह से प्रिजुडाइज जो होते हैं वो कईयों के बारे में, रिलीजन के लेकर हो सकता है, कलर ऑफ देयर स्किन हो सकता है, रीजन फ्रॉम दे कम्स हो सकता है। अपन कहें कि जैसे मैंने बताया आपको, पुणे वाले सही नहीं है, ठीक है, ये एक तरह से आपका प्रिजुडाइज हो गया, राइट, स्टीरियोटाइप हो गया, स्टीरियोटाइप से आपका प्रिजुडाइज बन गया। द एसेंट दे स्पीक, द क्लोथ्स, ये सब चीजें अपन इसके अंदर देख सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज के कंपोनेंट होंगे स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है। और स्टीरियोटाइप से क्या हो जाएगा, स्टीरियोटाइप से हेट, डिसलाइक, जेलेसी, इस तरह का इमोशन जनरेट होगा। सेकंड कंपोनेंट जो एटीट्यूड का कंपोनेंट होता है, वही प्रिजुडाइज का कंपोनेंट होगा, क्योंकि प्रिजुडाइज इज नथिंग बट द नेगेटिव एटीट्यूड, राइट। और एक्शन डिजायर टू हार्म और डिस्ट्रॉय, और इसके अंदर क्या करेंगे, हार्म और डिस्ट्रॉय इसके अंदर इस तरह से करा जाएगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये सबको क्लियर है। तो ये अपना यहाँ पर खत्म हुआ एटीट्यूड एंड प्रिजुडाइज, ठीक है।